प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट थर्ड के लिए आज का हमारा विषय है हिंदी निबंध स्वरूप और विकास। हिंदी में निबंध का आविर्भाव कब हुआ, सबसे पहले निबंधकार कौन थे और उसके बाद आधुनिक काल तक हिंदी निबंध का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, इस विषय पे आज हम विचार करेंगे। अगर सही मायने में देखा जाए तो हिंदी निबंध का आविर्भाव आधुनिक युग में ही हुआ है। इसके कारण स्पष्ट हैं। एक तो इससे पूर्व गद्य का विकास ही नहीं हुआ था। दूसरा, पूर्ववर्ती साहित्यकारों का लक्ष्य यानी आधुनिक काल से पहले जो साहित्यकार थे उनका लक्ष्य कुछ और था। यानी उनका लक्ष्य अपने विचारों का प्रकटीकरण नहीं था, उनका लक्ष्य था अपनी अनुभूतियों का प्रकाशन। विचारों की अभिव्यंजना कम था और अनुभूतियों का प्रकाशन गद्य की अपेक्षा पद्य में ज़्यादा होता है। तीसरा कारण था कि निबंध के प्रचार प्रसार के साधनों, मुद्रण यंत्र, समाचार पत्र, इन चीज़ों का भी प्रचलन नहीं हुआ था। ये भी आधुनिक युग में हुआ है। और चौथा, मध्य युग में उस सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष नहीं हुआ था जिसने आधुनिक युग के निबंध में प्राण फूंके। अर्थात मध्ययुगीन जनमानस था, उसके अंदर वैचारिक क्षमता या वैचारिक सोच इतनी अच्छी या अधिक नहीं थी कि वो निबंध जैसे गूढ़ विषय को समझ सके। भारतेंदु युग में हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, संत, सुधानिधि, प्रदीप आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने हिंदी निबंध के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। भारतेंदु युग से लेकर के अब तक के निबंध साहित्य को अगर अध्ययन करने के लिए हम विभक्त करें, अलग अलग भागों में बांटें तो सरलता होगी। निबंध साहित्य का विभाजन करते हुए प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने हिंदी निबंध को 4 युगों में बांटा है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा प्रसाद युग और चौथा शुक्लोत्तरी युग। यहाँ थोड़ी सी एक समस्या है कि इनका जो नामकरण है उसमें तीसरे युग का नामकरण उचित नहीं है। तीसरा युग का नाम वो प्रसाद युग देते हैं, जबकि प्रसाद जी निबंधकार नहीं थे, वे मूलतः कवि अथवा नाटककार थे। प्रसाद जी ने कुछ निबंध अवश्य लिखे, किंतु फिर भी निबंधकार के रूप में उनका इतना अधिक महत्व नहीं है। वस्तुतः प्रसाद युग के स्थान पे शुक्ल युग नाम होना चाहिए था। इस प्रकार से 4 युग होते हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तरी युग। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, इनके नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु के बारे में अगर बात की जाए तो भारतेंदु केवल एक साहित्यकार नहीं थे, अपितु वे साहित्य के विराट स्वरूप थे। उन्होंने साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसके ऊपर अपनी लेखनी ना उठाई हो। उन्होंने नाटक, निबंध, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों का विकास ही नहीं किया, अपितु उनमें विशेषताओं और प्रवृत्तियों का समन्वय किया। और कौन सी प्रवृत्तियाँ? वो प्रवृत्तियाँ जो उस युग में संभव थी। तात्कालिक युग का सामयिक चित्रण इनकी समस्त रचनाओं में मिलता है। उनके निबंधों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इतिहास, धर्म, दर्शन, समाज, राजनीति, आलोचना, खोज, यात्रा, प्रकृति, पर्यटन, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें इस महामानव ने लेखनी ना चलाई हो। काश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण आदि निबंधों में उस समय की सूक्ष्म ऐतिहासिक दृष्टि का चित्रण मिलता है। तो बद्रीनाथ धाम, हरिद्वार, सूर्योद्वार की यात्रा, लेखों में उनका भारतीय संस्कृति और भारत भूमि के प्रति अनुराग झलकता है। यानी भारतीय संस्कृति की गुणगान भी उन्होंने अपने निबंधों में किया है। आचार्य शुक्ल ने एक बार आरोप किया था कि भारतेंदु जी के निबंधों में प्रकृति चित्रण नहीं है। ऐसा आरोप लगाया गया था कि भारतेंदु जी के निबंधों में शुष्क विचार हैं, किंतु यदि वे उनके कुछ प्रकृति संबंधी लेख पढ़ते तो शायद ऐसा नहीं कहते। भारतेंदु जी ने अनेक निबंधों में
तात्कालिक धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं पर भी तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। एक उनका निबंध है स्वप्न में विचार सभा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, 5वें पैगंबर। ये निबंध सारे के सारे इस कोटि के हैं कि इनके अंदर सामाजिक और धार्मिक जो हमारी कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है। उनके निबंधों में विषय की अनुकूल विभिन्न प्रकार की भाषा शैलियों का प्रयोग हुआ है। जैसा विषय वैसी भाषा। विषयानुकूल भाषा उनकी एक प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा में मार्मिक अभिव्यंजना और मनमोहक स्वच्छंदता मिलती है। उसमें कहीं अलंकार वर्णन है तो कहीं कहीं गोष्ठी वार्तालाप का वर्णन भी अपनाया गया है। यानी कई बार तो वो अलंकारिक भाषा में अपनी बात कहते हैं और किसी किसी स्थान पर वो गोष्ठी वार्तालाप यानी 5 या 4 आदमी मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं और उन पात्रों की बात के माध्यम से भारतेंदु जी अपनी बात कह रहे हैं। ये उनके निबंधों की विशेषता थी। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकारों की अगर बात की जाए तो उनमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, ये बड़े उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप एक समाचार पत्र निकाला करते थे वो, और उनकी लेखनी से वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध प्रस्तुत हुए हैं। उनके कुछ निबंधों के विषय शीर्षक अगर देखे जाएं कि किस प्रकार के शीर्षक वो रखते हैं तो ऐसा पता लगता है कि उनके निबंधों का विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक था। शीर्षक देखिए उनके, मेला ढेला, वकील, सहानुभूति, नशा, खटका। इन शीर्षकों से ये पता लगता है कि शीर्षक ही इतने उच्च कोटि के हैं। यानी हर जगह से उन्होंने बात उठाई है। भट्ट जी के निबंधों में विचारों की मौलिकता, यानी उनके विचार कहीं से लिए हुए नहीं हैं, आरोपित नहीं हैं, मौलिक विचार हैं। विषय की व्यापकता, जिस विषय पे वो निबंध लिखते हैं उस विषय का पूरा पूरा ज्ञान पाठकों को करवाते हैं। और शैली की रोचकता, ये उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं निबंधों की। इसी क्रम में ब्राह्मण एक समाचार पत्र निकाला करते थे और संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। उन्होंने भी बहुत सारे विषयों के ऊपर अपने निबंध लिखे हैं। पेट, दांत, मूछ आदि पर मिश्र जी की विनोदनी लेखनी चली है। तो कभी उन्होंने बुद्ध प्रताप चरित्र, दान, जुआ, अपव्यय आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। एक और उन्होंने नास्तिक ईश्वर की मूर्ति, शिव मूर्ति, सोने का डंडा आदि विषयों पर लिखा। तो दूसरी ओर मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने अधिक मात्रा में अपनी भाषा में किया। जैसे टेढ़ा जान शंका सब काहू, समझदार की मौत, ये उक्तियां हैं। इन उक्तियों के ऊपर भी मिश्र जी ने निबंध लिखे हैं। कहीं कहीं वाक्य का द्रुबोध उनकी शैली की विशेषता है। उर्दू मिश्रित हिंदी का वो प्रयोग करते हैं। भारतेंदु जी के एक और मित्र थे चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन। वे 2 पत्रों का प्रकाशन किया करते थे, एक आनंद कादम्बिनी और दूसरा था नागरी नीरज। इन दोनों समाचार पत्रों में उन्होंने अनेक विषय और अनेक विषयों पर अनेक निबंध लिखे, जिनमें हिंदी भाषा का विकास, उत्साह आदि हैं। इनकी भाषा की खास बात ये थी कि कृत्रिमता व अलंकारिकता का प्रयास किया गया था। यानी इनकी भाषा कृत्रिमता ओढ़े हुई थी। ऐसा लगता था जैसे भाषा खुद की नहीं हो, जबरदस्ती किया जा रहा है। उसी प्रकार से भाषा को काव्यात्मक यानी अलंकारों से बोझिल बनाया गया। बालमुकुंद गुप्त इसी काल के एक और निबंधकार हैं, राधाचरण गोस्वामी। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं, बालमुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी, जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग इन दोनों के बीच की कड़ी में हैं। दोनों को मिलाते हुए दिखाई देते हैं। बालमुकुंद गुप्त ने बंगवासी और भारत मित्र 2 समाचार पत्रों का संपादन किया और अनेक निबंध लिखे। उनके निबंधों में विदेशी शासकों की नीति पर मीठा व्यंग्य किया गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था। शिवशंभू के उपनाम से उन्होंने अनेक निबंध लिखे थे। अपना नाम शिवशंभू रखा हुआ था उन्होंने। उस नाम से उन्होंने जो निबंध लिखे उनको शिवशंभू के चिट्ठे संग्रह में प्रकाशित किया, संकलित किया। इन्होंने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके बहुत सारे निबंध लिखे और उसके ऊपर व्यंग्य किया। होली के अवसर पर उनका लिखा गया एक बहुत अच्छा निबंध, व्यंग्य निबंध है। इसी प्रकार राधाचरण गोस्वामी, ये भी हिंदी निबंध में महारत हासिल लेखक थे और इनके निबंधों की खास विशेषता ये थी कि इनके निबंध व्यंग्य से ओतप्रोत होते थे
उन्होंने अपने युग की कुरीतियों का तीखा व्यंग्य किया है। उस ज़माने में जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों का उन्होंने खूब डटकर मुकाबला किया है। सदानंद गोस्वामी धार्मिक अंधविश्वासों पर चोट करते हैं तो उनकी शैली में कबीर के प्राण बजते दिखते हैं। यानी कबीर जिस प्रकार से तीखा प्रहार करते हैं, उस प्रकार का तीखा प्रहार वो अपनी रचना में करते हैं। यमपुरी की यात्रा लेख में वैतरणी पार करते समय लेखक को वहाँ के प्रधान ने रोक लिया, पूछा, क्या तुमने गोदान किया है? तब लेखक उत्तर देता है, साहब प्रथम प्रश्न तो सुन लीजिए, गोदान का कारण क्या? यदि गो की पूंछ पकड़कर पार उतर सकते हैं तो बैल ने क्या बुरा किया है, और बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? इस प्रकार से व्यंग्य जो हमारे यहाँ सामाजिक परंपराएं हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ, उनके ऊपर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। भारतेंदु युग के निबंधकारों में कुछ जो विशेषताएं सामूहिक रूप से मिलती हैं या समान रूप से मिलती हैं, उनकी अगर हम चर्चा करें तो उनकी पहली विशेषता है वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता का समन्वय। अर्थात इस युग के निबंधकारों ने अपनी व्यक्तिगत बातों के साथ साथ सामाजिक बातों या सामाजिक समस्याओं को भी उठाया है। उनके निबंध क्षेत्र में व्यापकता और विविधता मिलती है, यानी वो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत विषय के ऊपर निबंध लिखते हैं। और तीसरी विशेषता है हास्य और व्यंग्य का पुट उनके निबंधों में मिलता है। उनका उद्देश्य किसी सामाजिक या राजनीतिक विषय पर चोट करना है। वो सीधे निबंध नहीं लिखते या साधारण निबंध नहीं लिखते, अब वे अपने निबंधों के माध्यम से किसी न किसी विषय के ऊपर व्यंग्य करते हैं। गूढ़ से गूढ़ विषय को भी इस युग के लेखकों ने सरल, सुबोध एवं मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया है। उनके प्रस्तुतिकरण और उनकी शैली जो है वो बड़ी शानदार है। यानी आदमी पढ़ता है तो उपदेश के साथ साथ कहीं ना कहीं तीखी चोट या चुभन भी होती है। उनकी भाषा शैली में व्याकरण की दृष्टि से स्वच्छता या शुद्धता भले ही न हो, क्योंकि भाई हिंदी का आरंभिक दौर था, खड़ी बोली हिंदी अभी तुतला रही थी, लड़खड़ा रही थी। उस समय उनकी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता नहीं है। उनके वाक्य अनगढ़े मिलेंगे, वाक्य में शब्दों का प्रयोग और शब्दों का प्रयोग क्रम हो सकता है गलत हो, लेकिन उन वाक्यों के द्वारा पाठक के हृदय को गुदगुदाने की क्षमता उनके अंदर है। वे पाठक के हृदय को या उसके मस्तिष्क को झंकृत करते हैं और उसकी आत्मा का स्पर्श करने में वे पूर्णतया समर्थ हैं। उनके निबंध शुष्क वैज्ञानिक निबंध नहीं हैं, यानी सूखे नीरस निबंध हैं जिनमें केवल विचार ही ठूस ठूस के भरे हों, ऐसा नहीं है। वे आदर्श निबंध हैं जो किसी न किसी साहित्यिक बिंदु को स्पर्श करते हैं, जिनमें विचारों के साथ साथ भावनाओं का भी उद्वेलन होता है। और ये ऐसे निबंध हैं जिनमें ज्ञान की अभिवृद्धि होने के साथ साथ रसानुभूति भी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकारों के जो निबंध हैं वे ज्ञान और भावनाओं का समन्वय या मिश्रण हैं। बाकी कल